ऑलराइट, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कैलकुलेशंस रिलेटेड टू आयंस। अब बच्चा अगर मैं बात करूँ तो आयंस जो होते हैं ना, आयंस आर यूजुअली चार्ज स्पीशीज़। अब आयंस दो तरीके के होते हैं, वी हैव पॉजिटिवली चार्ज आयंस जिनको हम कीटायंस बोलते हैं, देन वी हैव नेगेटिवली चार्ज आयंस जिनको हम एनायंस बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ कीटायंस की, तो कीटायंस कैसे बनते हैं? कीटायंस आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो लेट्स से जो हमारे पास एटम्स जो होते हैं, जनरल एटम्स तो न्यूट्रली होते हैं, राइट। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक एटम है और इस एटम में मेरे पास लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर ये एक एटम है तो एटम्स न्यूट्रल होते हैं, यानी अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास 5 प्रोटॉन्स होंगे इसे बैलेंस आउट करने के लिए। बट अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूँ, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचे? मेरे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए एज अपोज टू 5 प्रोटॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ कीटायंस आर फॉर्म्ड। कीटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया यानी नेगेटिव चार्ज कम हो गया और जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है, एंड हिट्स कीटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, उसके बाद बच्चा हम बात करते हैं एनायंस की। एनायंस कैसे बनते हैं? एनायंस आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनायंस कैसे बनते हैं? दे फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली क्या होता है अगर मैं बात करूँ? एनायंस है, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब बिकॉज एक न्यूट्रल एटम है तो इसमें बस, तो अगर मैं बात करूँ एनायंस की, तो एनायंस बच्चे कैसे फॉर्म होते हैं? एनायंस फॉर्म होते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लेट्स से अगेन ये मैं एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ। एटम में लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम एक न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यानी 5 प्रोटॉन्स भी होंगे तभी तो ये न्यूट्रल है। अब यहीं पे लेट्स से मैंने एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया, एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया, ठीक है, तो मेरे पास अब क्या होगा? जो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू 5 प्रोटॉन्स, राइट। तो ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट्स एक्जैक्टली हाउ एनायंस आर फॉर्म। द फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ओवरऑल जो एनायंस होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। एनायंस आर मेड फ्रॉम द एटम्स बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो एनायंस कैसे बनते हैं? Anions are made from the atoms by loss or gain of electrons only. Now number of neutrons and protons, they are equal in ions as well as in the parent species. अब देखो, मैंने न्यूट्रल एटम में ही या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके या इलेक्ट्रॉन गेन करा के एक आयन बनाए, राइट। तो आयन जो एक्चुअली बनती है इट्स एक्चुअली मेड फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, ठीक है, बाई गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एज इट इज़ रहते हैं, विच इज़ वाई वी से जो नंबर ऑफ जितने न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स वो तो न्यूक्लियस में अपने सिक्योर हैं, वो तो किसी ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं द इक्वल्स इन आयंस एज वेल एज इन द पेरेंट स्पीशीज। तो जितने न्यूट्रल एटम में न्यूट्रॉन या प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही आयन में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं। अब मान लो अगर मुझे, जैसे हम नॉर्मल एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, यहीं पे अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक आयन के केस में निकालना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ए माइनस जेड। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से, सो ए माइनस जेड। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक नॉर्मल एटम के केस में करते हैं, राइट। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में यहाँ पे काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट बिकॉज दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का तो देखो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं कर सकते। आयंस के केस में अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज, ठीक है। आयंस के केस में अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं बचा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज। कितना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज, ठीक है। और जो माइनस चार्ज, और ये जो चार्ज होगा आयन पे उसको विद साइन रखना है, राइट। मेक श्योर दैट यू पुट द चार्ज विद साइन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझते हैं, सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेट्स जस्ट डू दिस टुगेदर, गिव मी अ मोमेंट एंड वी आर गुड टू गो, ठीक है। चलो अब देखो, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो बराबर ही होते हैं पेरेंट एटम के, तो उसमें तो आपको कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। पर अगर मान लो लेट्स से आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज, और जो चार्ज होगा मेक श्योर यू पुट इट विद साइन, द चार्ज हैज़ टू बी पुट विद साइन। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ Na+ की, ठीक है, अब Na+ में अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, राइट। तो अगर इस केस में बचा मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं मुझे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ इक्वल टू द एटॉमिक नंबर जो कि हो गया 11 माइनस चार्ज विथ साइन। चार्ज क्या है इसमें +1, Na+, ठीक है। चार्ज विथ साइन रखना है इज इक्वल टू, अब हम सबको पता है 11 माइनस प्लस माइनस, तो 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, सो विच मीन्स Na+ में हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। इन द सेम वे हम Cl- के लिए करेंगे। Cl- की अगर मैं बात करूँ मुझे Cl- में भी अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ Z माइनस चार्ज विथ साइन, Z माइनस चार्ज विथ साइन। Z इज़ नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे आपकी रेफरेंस के लिए लिख दिया है 17। हम सबको होता है 17 होता है, राइट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। क्लोरीन 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हो गया क्लोरीन का 17, राइट। तो एटॉमिक नंबर हो गया 17। अब अगर मुझे एटॉमिक नंबर 17 में से 17 माइनस चार्ज विथ साइन, ठीक है, तो क्लोरीन पे -1 का चार्ज है, यू कैन क्लियरली सी 17 माइनस -1, ठीक है। एटॉमिक नंबर से माइनस करना है चार्ज को, चार्ज विथ साइन, ठीक है। सो हम सबको पता है 17 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 17 + 1 कितना हो जाएगा 18। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है, इतना सबको समझ में आया। S2- की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ S2- की अगर मैं बात करूँ, तो S2- की अगर मैं बात करूँ तो S2- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे निकालने हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का 16 होता है, राइट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 16 होता है माइनस चार्ज विथ साइन। अब इसमें चार्ज अगर आप ध्यान से देखोगे 2 माइनस का है, राइट। 16 माइनस -2 अगर मैं करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 16 माइनस माइनस क्या हो गया बच्चा +2, 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो S2- में बच्चा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, S2- में आई हैव अ टोटल ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद SO4 की अगर मैं बात करूँ, इंटरेस्टिंग, हाँ, मेक अ नोट ऑफ दिस वन। SO4 में, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो पूरे SO4 में कितने प्रोटॉन है पहले तो ये देखो SO4, ठीक है, SO4, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इंटू 4 कर लो। सल्फर की अगर मैं बात करूँ, सल्फर क्या होता है 16s32, ठीक है, 16s32। और अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या होता है 8O16, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दैट इज़ इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द केस ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द केस ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8 है, राइट। पर यहाँ पे मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, SO4 है, तो 8 × 4, राइट। तो ये हो जाएगा 16 + 8 4 = 32, और 32 + 16 अगर मैं करूँगी बच्चा, 32 + 16 विल एक्चुअली गिव मी 48, राइट। तो इसमें टोटल 48 प्रोटॉन्स है, इसमें टोटल 48 प्रोटॉन्स है। अगर मुझे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इफ आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 48, 48 माइनस चार्ज विथ साइन, ठीक है, 48 माइनस चार्ज विथ साइन, चार्ज विथ साइन या चार्ज कितना है -2 का, तो विथ साइन -2 अगर हम लिखेंगे तो दिस विल बी 48 माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस माइनस हो जाएगा +2, 48 + 2 कितना हो जाएगा 50, इट मीन देर आर टोटल ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। सो SO4 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद अगर मैं PO4 की बात करूँ, फॉस्फेट, PO4 की अगर बच्चा मैं बात करूँ, सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस केस। अगर PO4 की बात करूँ, तो अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने पड़ेंगे, तो एक फॉस्फेट और ऑक्सीजन। फॉस्फेट होता है 15p31 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और ऑक्सीजन होता है 8O16, ठीक है। इतना तो आई एम श्योर सबको याद ही होगा, ठीक है। अब देखो अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं इस पूरे कंपाउंड में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो फॉस्फोरस के केस में एटॉमिक नंबर है 15, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 15। अब मैं ऑक्सीजन की अगर बात करूँ, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, कितने होते हैं 8 प्रोटॉन्स। एक ऑक्सीजन में 8, एक ऑक्सीजन में 8, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, तो 4 सा, ठीक है, 15 × 15 और 8 4 × 32, 8 4 × 32, 15 + 32, 15 + 32 अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 5 + 2, 5 + 2 हो गया 7, ठीक है, और 1 + 3 4, ठीक है, तो 47, विच मीन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस केस में कितने आ गए हमारे पास 47 आ गए।
47 प्रोटॉन्स है इन टोटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ 47 माइनस चार्ज विद साइन। चार्ज कितना है -3 का, विद साइन लगाना है -3, तो 47 माइनस -3, माइनस माइनस बचा कितना हो जाता है +3, तो 47 + 3 कितना हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन। व्हाट वी एक्चुअली गेट इज अ टोटल ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is, चलो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 160 U(S2- ion sulfide ions). ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ प्रेजेंट ऑन 160 U एक्चुअली स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं। कितना चार्ज प्रेजेंट होगा 160 U सल्फाइड आयंस पे। तो इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। सिंपल, पहले तो S2- का मतलब ही क्या होता है। 2- यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2- रिप्रेजेंट गेन। 2- क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2- रिप्रेजेंट कर रहा है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2- इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो एक काम करते हैं, लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। एक काम करते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे समझाते हैं। ठीक है, हमें चार्ज निकालना है 160 U S2- आयंस पे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। लेट मी चूज बेटर कलर, रेड चूज़ कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहली बात S2- का मतलब क्या है। S2-, ये 2- क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2- इंडिकेट्स दैट आई गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, राइट, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, यानी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने एडिशनल गेन कर लिए तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि चार्ज ऑन 1 सल्फाइड आयन, चार्ज ऑन 1 S2- आयन कितना हो जाएगा, 2 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 सल्फाइड आयन, चार्ज ऑन 1 सल्फाइड आयन कितना हो जाएगा, 16 2 से 32 होता है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना चार्ज हो जाएगा ऑन 1 सल्फाइड आयन। ठीक है, अब बात करते हैं, हमें 160 U, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 160 U सल्फाइड आयन पे चार्ज निकालना था। ठीक है, तो मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ 1 सल्फाइड आयन कितना हो जाएगा बच्चा, मास ऑफ 1 S2- आयन। मास क्या होता है, मास में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, इट्स जस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो आयन्स में होते हैं वही उसके पेरेंट स्पीशीज़ में होते हैं, राइट। बिकॉज न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर है ना, वो तो ऐसे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे इन द लॉस और गेन, राइट। तो मास ऑफ 1 सल्फाइड आयन विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 सल्फर एटम। दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 सल्फर एटम। और मास ऑफ 1 सल्फर एटम कितना होता है, 32 U होता है। कितना होता है बच्चा, 32 U होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 32 U में अगर एक सल्फाइड आयन है, 32 U में अगर एक सल्फाइड आयन है, तो हमें 160 U का निकालना है। तो 160 U में बच्चा कितनी सल्फाइड आयन होगी, इल बी 160 डिवाइडेड बाई 32, 160 डिवाइडेड बाई 32। तो ये कितना हो गया, 32, ये हो गया 32 1 सा, और ये हो गया 32 5 सा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 5 सल्फाइड आयन्स। मेरे पास कितनी सल्फाइड आयन्स आ गई, 5 सल्फाइड आयन्स आ गई। ठीक है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट बच्चा। ओके, ठीक है, 5 सल्फाइड आयन्स आ गए। अब दोबारा थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा। ठीक है, 5 सल्फाइड आयन्स आ गई। अब देखो, एक सल्फाइड आयन में अगर हम ध्यान दें तो एक सल्फाइड आयन में हमने यहाँ पे चार्ज निकाला था। चार्ज ऑन 1 सल्फाइड आयन वाज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अगर एक सल्फाइड आयन पे जो चार्ज था दैट वाज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो बच्चा 5 सल्फाइड आयन की अगर मैं बात करूँ, 5 सल्फाइड आयन पे कितना चार्ज होगा, 5 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो 5 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा, 32 5 सा 160 होता है, राइट। तो एक के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी अगर इस डेसिमल को मैं एक और लेफ्ट में शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, सो करेक्ट आंसर अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी। और इन केस मान लो अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो वी हैव अनदर सिमिलर क्वेश्चन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो कहता है, यू हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज ऑन 72 U मैग्नीशियम आयंस। 72 U मैग्नीशियम आयंस में बच्चा कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो कितना चार्ज होगा। अब देखो, एक Mg2+ आयन में पहले तो हम एक का निकालते हैं। ठीक है, अगेन लेट्स ओपन अ ब्लैंक स्लाइड और ब्लैंक स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। उसके में मोमेंट,
ऑलराइट, देयर वी गो। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले एक मैग्नीशियम आयन्स में समझते हैं। एक Mg+2 है, मैग्नीशियम +2 यहाँ पे बच्चा क्या इंडिकेट कर रहा है? +2 इज़ काइंड ऑफ इंडिकेटिंग दैट देयर इज़ अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, यानी चार्ज कितना है? चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स के जाने से 2 का पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो चार्ज ऑन 1 Mg2+, चार्ज ऑन 1 मैग्नीशियम आयन is equal to 2 into charge on 1 electron, which is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। ठीक है, तो कितना चार्ज हो गया? 16 to the 32, so 3.2 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन 1 मैग्नीशियम आयन। ठीक है, पर हमें वहाँ पे कितना दे रखा है? हमें 72 U मैग्नीशियम आयन्स में पूछा कितना चार्ज होगा, यानी मास की टर्म्स में दे रखा है। अब बच्चा अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मैग्नीशियम आयन, ठीक है, मास ऑफ 1 मैग्नीशियम आयन, जैसे कि मैंने अभी बताया था, मास में कौन कंट्रीब्यूट करता है? मास में कौन कंट्रीब्यूट करता है? न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स पेरेंट स्पीशीज़ में जो होते हैं वही आयन्स में भी होते हैं। ठीक है, सो मास ऑफ 1 मैग्नीशियम आयन विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम। मास ऑफ 1 मैग्नीशियम आयन विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम। और बचा ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 24U। ये कितना हो जाएगा? 24U। अब अगर बहुत सिंपल सवाल है, यूनिटरी मेथड, 24U मतलब एक मैग्नीशियम आयन, 24U मतलब एक मैग्नीशियम आयन। क्वेश्चन में हमसे कितना पूछा है? क्वेश्चन में हमसे 72U मैग्नीशियम आयन में पूछा है कितना चार्ज होगा। ठीक है, अगर 24U इज इक्विवेलेंट टू 1 मैग्नीशियम आयन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी। ओके, देयर यू गो। ठीक है, अब देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, 24U मतलब एक मैग्नीशियम आयन, तो 72U मतलब 72U में कितने मैग्नीशियम आयन आ जाएंगे? 72 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, और हम अगर थोड़ा सा मैथ्स करें, जस्ट बेसिक मैथ्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा वी हैव 24, राइट? 24, ओके। 8 3 सा 24, 8 9 सा 72, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, यानी 3 मैग्नीशियम आयन। 72U में हमारे पास 3 मैग्नीशियम आयन आ जाएंगे। ठीक है, अब बच्चा थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। ठीक है, आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू दिस। ठीक है, 72U में 3 मैग्नीशियम आयन्स हो गए। आप बच्चा ध्यान दीजिएगा, एक मैग्नीशियम आयन में, ठीक है, चार्ज ऑन 1 मैग्नीशियम आयन कितना था? चार्ज ऑन 1 मैग्नीशियम आयन, चार्ज ऑन 1 मैग्नीशियम आयन विज, हमने क्लियरली यहाँ पे देखा था कितना था चार्ज ऑन 1 मैग्नीशियम आयन? इट वाज 3.2 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। ठीक है, चार्ज ऑन 1 मैग्नीशियम आयन बचा अगर इतना है, तो याद रखिए चार्ज ऑन 3 मैग्नीशियम आयन कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन 1 मैग्नीशियम आयन अगर इतना है, तो चार्ज ऑन 3 मैग्नीशियम आयन कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। 3.3 इंटू 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो कितना हो जाएगा? 3 टू द 6, 3 टू द 9, 9.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज़ द चार्ज ऑन 3 मैग्नीशियम आयन या फिर 72U मैग्नीशियम आयन्स। I hope that is clear to everybody. कितना है? 9.6 into 10 raised to the power minus 19. So let's just write it down. 9.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। ठीक, इतना चार्ज है। I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 1 बोलती है मास ऑफ Fe एंड Fe2+ आयन आर इक्वल टू ईच अदर। व्हाट डू यू थिंक, इज इट करेक्ट और नॉट? अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मास में फिर बच्चा कौन कंट्रीब्यूट करता है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हमारे पेरेंट एटम में होते हैं वही हमारे आयन्स में होते हैं। बिकॉज पेरेंट एटम से जब हम आयन बनाते हैं, तो इस दौरान सिर्फ जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज या गेन या लॉस हो रहा होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एज सच बॉदर ही नहीं होते। ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एज सच इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यानी जितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पेरेंट एटम में उतनी आयन में होंगे। ठीक है, तो अगर पेरेंट एटम मेरे पास आयरन है और Fe2+ इज एन आयन, ठीक है, तो इसमें जो एटॉमिक मास जो आयरन का होगा वही Fe2+ का होगा। सो मास ऑफ आयरन या फिर Fe एंड Fe2+ आयन आर इक्वल टू ईच अदर। वेल, दैट्स एन एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करूँ, स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है बच्चा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe एंड Fe2+ आयन्स आर इक्वल टू ईच अदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होंगे Fe एंड Fe2+ आयन्स में। वेल, दैट्स इनकरेक्ट। ये तो इनकरेक्ट है, राइट? क्योंकि जब हम आयरन से Fe+2 आयन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो बनता ही कैसे है?
बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फिर इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वल कैसे हो सकते हैं? इसके अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है, विच इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट इसमें अगर मुझे Fe2+ में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो आयंस में इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर विच इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन विच इज़ +2, ठीक है। तो जो भी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे माइनस चार्ज विद साइन। प्रोटॉन्स कितने होते हैं? ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। 26 माइनस +2 हो जाएगा 2, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैराज अगर मैं आयरन में बात करूँ तो आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहली वाली करेक्ट है, दूसरी वाली इनकरेक्ट है, ठीक है। सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब होता है हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इन 30 ग्राम कार्बोनेट आयंस, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने का ना एक तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक तो मैं नहीं कहूँगी, ट्रिक ही कह लो या फिर एक तरीके से काफ़ी आसानी से आप निकालते हो। देखो, जब भी आपसे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पूछा जाए, एक तरीके से आपसे एटॉमिक मास ही पूछ रहे हैं, राइट। तो जब भी आपसे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पूछा जाए और अगर आपको वेट ग्राम्स में गिवन हो, व्हेनेवर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज़ बीइंग आस्क्ड, और अगर आपको जो वेट है वो ग्राम्स में गिवन हो, ठीक है, द वेट इज़ गिवन टू यू इन ग्राम्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है ना 30 ग्राम, तो उस केस में बच्चा आप क्या करो, जस्ट रिप्लेस द ग्राम को रिप्लेस कर दो मोल से, एंड देन यू सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। और ये जो ट्रिक है, याद है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी ना, जब हम एटम्स के केस में डिस्कस कर रहे थे। बट जस्ट रिमेंबर दैट दिस ट्रिक बच्चा इज़ एप्लीकेबल फॉर आयंस एज वेल। ये एप्लीकेबल है आयंस के लिए भी, ठीक है। तो करके देखते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स निकालने हैं 30 ग्राम कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो 30 ग्राम कार्बोनेट आयन, 30 ग्राम कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस 30 ग्राम को ये जो है मुझे मोल से रिप्लेस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 30 मोल, ग्राम की जगह मोल आ गया, राइट। और एक मोल में क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। सो यहाँ पे बिकॉज एवोगैड्रोस नंबर के टर्म्स में है ना आंसर, तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, तो 30 Na, यानी जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होंगे वो कितना हो जाएगा 30 Na। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना अच्छा सबको समझ आया? ऑल राइट, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। आप थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन N3- आयन which is what, नाइट्राइड आयन, या ठीक है। N3- आयन, N3- आयन होती है बच्चा नाइट्राइड आयन। कौन सा? नाइट्राइड आयन, ठीक है। अब N3- आयन में हमें निकालने हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। सो अगेन आयन्स में इलेक्ट्रॉन्स और सॉरी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो बिल्कुल वैसे निकालोगे जैसे एटम्स में निकालते हैं। नाइट्राइड आयन यानी N3- आयन, इसका पेरेंट एटम क्या है, नाइट्रोजन, 7N14, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं बच्चा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर विच इज़ 7 इन दिस केस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे मेरे पास 7, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूँ बच्चा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मुझे निकालना हो दैट विल बी एटॉमिक मास, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर A माइनस Z। तो मास नंबर है मेरे पास 14 माइनस एटॉमिक नंबर विच इज़ 7, तो 14 माइनस 7 विल गिव मी 7, राइट। सो आई हैव टोटल ऑफ 7 न्यूट्रॉन्स, 7 प्रोटॉन्स, 7 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको एक काम करो, मेक अ नोट ऑफ इट, 7 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और अभी तक 7 प्रोटॉन्स। बट यहीं पे अगर बचा मुझे निकालने हो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन, माइनस चार्ज विद साइन, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने आए थे बच्चा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आए थे 7 माइनस चार्ज विद साइन, N3 माइनस पे कितना चार्ज है, -3 का, विद साइन पुट करना है, सो -3। सो 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 10, राइट। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बच्चा मुझे बात करनी है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। सो विल बी इलेक्ट्रॉन्स, पहले मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इसी ऑर्डर में लिखना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन, दैट मेक्स ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो अब हो गया डिस्कस, अब एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं विच इज़ आइडियल गैसेस। व्हाट एग्जैक्टली आर आइडियल गैसेस, लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट दैट। आइडियल गैस की अगर वजह मैं बात करूँ तो आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ मैटर है विच फॉलोज KTG विच इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। ये जो हमारा आइडियल गैस है, आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल स्टेट है मैटर की, ठीक है, जिसमें हम जो क्या फॉलो करती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉलो करती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ाया था। एक्चुअली में आप देखोगे तो आइडियल गैस ना, आइडियल गैस के 4 पैरामीटर्स होते हैं। सो द मेन पैरामीटर्स और पैरामीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस आर प्रेशर,
कि उसका प्रेशर स्टैंडर्ड STP पे STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड देन देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज NTP विच इज़ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब वैसे दोनों में एक माइनर डिफरेंस होता है, मतलब माइनर डिफरेंस होता है, बट एट आर लेवल्स और नीट के लेवल पे हम यूजुअली इसे इग्नोर कर देते हैं, या जे एडवांस वगैरह में तो दे डेफिनेटली डू कंसिडर दिस, बट या हम नीट के लेवल पे हम STP NTP को वी कंसिडर इट वन एंड द सेम। STP NTP कंडीशन होती है जब टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री यानी 273 केल्विन, और प्रेशर ऑफ द गैस होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो जो 4 पैरामीटर्स हैं, मान लो ये क्लोज कंटेनर है, इसमें मैंने गैस फिल करी और इसको मैंने ऐसे आइसोलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ पिस्टन, राइट। तो ये गैस के पार्टिकल्स इन कंटेनर्स की वॉल पे कुछ प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो दैट प्रेशर ऑफ द गैस इज़ P, ठीक है। और इन गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ टेम्परेचर होगा विच इज़ T, और वो टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर अगर मान लो डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो जो भी टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, उसमें अगर आप 273 ऐड कर दोगे तो यू विल एक्चुअली गेट द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। उसके बाद ये जो गैस है इसके कुछ मोल्स होंगे जिन्हें मैं N से रिप्रेजेंट करती हूँ, और ये जो गैस है ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है इस कंटेनर का। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और ये वॉल्यूम में लीटर्स में लूँगी मोस्टली, ठीक है। सो आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जहाँ पे ऑल दीज पैरामीटर्स, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, दे आर रिलेटेड, ये चारों के चारों रिलेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लॉ जिसको हम आइडियल गैस लॉ बोलते हैं, आइडियल गैस लॉ, ठीक है। और आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू गैस कांस्टेंट इंटू T, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। आइडियल गैस इक्वेशन के विल इक्वेट ऑल द पैरामीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसकी मदद से ये जो चारों के चारों पैरामीटर्स हैं एक आइडियल गैस के, हम इन्हें इक्वेट कर पाते हैं बच्चा, ठीक है। तो अगर मुझे इन्हें इक्वेट करना हो तो ये कुछ इस तरीके से होता है, PV अपॉन NT, ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर, दिस विल इक्वल टू अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होता है? ये कांस्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या आप मोस्टली अभी जैसे हमने फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल्स किए थे तो आपने मोस्टली देखा था कि हम इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 8.134 जूल्स पर मोल पर केल्विन, ठीक है। यूनिट तो आपको समझ में आ रही होगी, आई एम श्योर, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो जूल्स पर मोल पर केल्विन किस हिसाब से हमने लिया, पीवी वर्क, पीवी इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्क, पीवी वर्क करती है ना गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है, तो पीवी इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्क। तो वर्क को जूल्स में, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हो गए, सॉरी मोल, और इसकी टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, तो जूल्स पर मोल पर केल्विन में इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 8.314। बट यूजुअली आप देखोगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू वेरी करते हैं, इट काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, इतना सबको समझ आया। अब देखो डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो PV अपॉन NT इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं NT को इधर ले जाऊँगी तो व्हाट आई गेट इज PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब मैं इसको अलग अलग तरीके से लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, R स्टैंड्स फॉर गैस कांस्टेंट एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। इतना सबको समझ आया, ठीक है। अब तो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब देखो N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स बचा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट ऑफ गैस गिवन बाय डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चा? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू RT, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, इस मोलर मास को मैं यहाँ ले जाऊँगी और वॉल्यूम को मैं इधर शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। सो अगर मोलर मास इधर गया तो हो गया PM इज इक्वल टू गिवन मास या गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। अब वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम या वेट अपॉन वॉल्यूम, कुछ भी बोलो। तो क्या मैं इस वेट अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम को इसकी जगह डेंसिटी लिख सकती हूँ? या तो अब मेरे पास जो नई इक्वेशन आई वो हो जाएगी PM इज इक्वल टू रो RT। डेंसिटी को बच्चा मैं ग्रीक लेटर विच इज़ रो, ग्रीक लेटर जो कि रो होता है उससे रिप्रेजेंट करती हूँ, राइट। सो जो हमारी डेंसिटी हो जाएगी दैट इज PM इज इक्वल टू रो RT। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। अब अगर हम एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस की बात करें तो ये भी काफ़ी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ आइडियल गैस लॉ। अब एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस में क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें हमें R ऑलरेडी पता है, गैस कांस्टेंट है। अब अगर मान लो मैं नंबर ऑफ मोल्स और नहीं, अगर मान लो मैं प्रेशर और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट ले लूँ, प्रेशर और टेम्परेचर वंस अगेन। अब हम बात करते हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस की। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस में PV इज इक्वल टू nRT होता है, राइट।
ठीक है। अब अगर इसमें देखो, इसमें आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। मान लो अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट ले लूँ, सो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट ले लूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वी अपॉन एन इज़ इक्वल टू आर टी अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ पे आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दूँ तो वी बाई एन जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, वी बाई एन इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वी वन अपॉन एन वन इज़ इक्वल टू वी टू अपॉन एन टू। ठीक है, वी वन अपॉन एन वन इज़ इक्वल टू वी टू अपॉन एन टू। तो अगर मैं वी वन को इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, वी टू अपॉन वी वन इज़ इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। और मान लो अगर नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स को भी मैं इक्वल कर दूँ दोनों गैसेस के लिए, तो उस केस में V1 इज़ इक्वल टू V2। अब इससे मैंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इससे मैंने एक बहुत सिंपल चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, विच इज़, देखो लेट्स से मेरे पास दो कंटेनर्स हैं। ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हैं। जब मैंने बोला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है, यानी टेम्परेचर मेरा 273 केल्विन है और प्रेशर मेरा 180 है, यानी मैंने टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब दोनों सेम कंटेनर्स हैं, मैंने बोला सेम साइज़ के कंटेनर्स हैं। ठीक है, और दोनों में मैंने जो नंबर ऑफ मोल्स है दोनों गैस के वो फिक्स लिए। ठीक है, तो मैंने अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स लिए, जैसे एक एक मोल लिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो दोनों गैसेस हैं जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी वो भी सेम होगा, राइट। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी जब मैंने टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया, उसके बाद अगर मैंने दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स लिए, तो उस केस में तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो भी सेम होता है। एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस स्टैंड्स फॉर। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस सेज दैट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब मैं इक्वल क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैसेस लेती हूँ, दे ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम्स। ठीक है, so at constant temperature and pressure equal quantity of the ideal gases will occupy equal volume। ठीक है, तो STP पे equal quantity इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो अगर मान लो मैं इक्वल क्वांटिटी में लेट्स से 1 मोल ऑफ अ गैस लेती हूँ, तो हमने देखा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। अभी काम करता हूँ इसको ना एक क्वेश्चन की मदद से और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओह माय गॉड, जस्ट हैपेंड। ओके, इसको एक क्वेश्चन की मदद से और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन इज राइट ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन सेज इक्वल मोल्स है, मेरे पास दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सो इक्वल मोल्स ऑफ दीज टू गैसेज आर फिल्ड इन टू कंटेनर्स, राइट। इक्वल मोल्स हैं इन दोनों गैसेज के, तो मैंने दो कंटेनर्स में फिल किए हैं। द प्रेजेंट एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो इनकरेक्ट है, कैन यू टेल मी दैट। ठीक है, सो देखो अब सिंपल तरीके से, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मॉलिक्यूल ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, एटम्स ऑफ O2 इज इक्वल टू एटम्स ऑफ CO2 एंड मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2। इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, हम देखो इसको डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बिकॉज यू नो सेम टेम्परेचर और प्रेशर है पहली चीज़ एज पर द क्वेश्चन, इफ़ वी गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है वो तो सेम है। ठीक है, उसके बाद नॉट जस्ट दैट, द क्वेश्चन ऑल्सो सेज दैट देयर आर इक्वल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, यानी जो मोल्स हैं ऑक्सीजन के और मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो सेम है, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर ऑल ऑफ यू। एज पर द क्वेश्चन सेज जो मोल्स हैं ऑक्सीजन के दैट इज़ इक्वल टू द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो मोल्स हैं ऑक्सीजन के वो बराबर है कार्बन डाइऑक्साइड के। अब ठीक है, तो मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, ये तो एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, मैं मोल से मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बेसिकली मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na कर दूँगी मैं। ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, या फिर मैं काम करती हूँ मोल्स को मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू Na के टर्म्स में लिखती हूँ। सो मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ। अब Na कैंसिल हो गया, यानी इससे मैं डिड्यूस कर सकती हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन के दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ये इक्वल हो गया। अब अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो ध्यान रखिए टेम्परेचर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अभी हमने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस देखा, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही एज पर द क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, तो और गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता ही है, तो उस केस में बच्चों वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, V इज इक्वल टू nRT बाई P। ठीक है,
तो प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता ही है, यानी बच्चा वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस केस में मैं क्या कह सकती हूँ कि जो वॉल्यूम होगी O2 की वही वॉल्यूम होगी CO2 की। अगर दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है, दोनों गैसेस का प्रेशर सेम है, दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल सेम है, तो दोनों सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, ये भी करेक्ट हो जाएगा। पर अगर मैं बात करूँ एटम्स की, तो एटम्स वोंट बी इक्वल। इस और इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर मैं एटम्स की बात करूँ तो वन मॉलिक्यूल, अगर मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूँ, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में आप मुझे बता सकते हैं टोटल कितने एटम्स होते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में? बच्चा मेरे पास 2 एटम्स होते हैं। आई हैव 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में, एक सिंगल मॉलिक्यूल में मेरे पास 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। यहीं पे बच्चा अगर मैं बात करूँ एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इफ़ आई टॉक अबाउट वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक मॉलिक्यूल CO2 में बच्चा मेरे पास कितने एटम्स होते हैं? एक मॉलिक्यूल CO2 में मेरे पास एक कार्बन का एटम होता है, एक कार्बन का एटम होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, विच मीन्स आई हैव अ टोटल ऑफ 3 एटम्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में मेरे पास टोटल 2 एटम थे, एक मॉलिक्यूल CO2 में मेरे पास 3 एटम थे। ये मैंने लिखा हुआ भी है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में मेरे पास 2, आप देख सकते हो 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, सो टोटल ऑफ 2 एटम। बट यहीं पे अगर मैं एक मॉलिक्यूल CO2 की बात करूँ तो एक मॉलिक्यूल CO2 में मेरे पास एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, विच मीन्स टोटल ऑफ 3 एटम्स। तो जो नंबर, ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल, ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल, तो एक्स मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन में 2x एटम्स होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो एक्स मॉलिक्यूल्स में 2x एटम्स होंगे। ऐसे एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में अगर 3 एटम्स हैं तो एक्स मॉलिक्यूल CO2 में 3x एटम्स होंगे। तो क्या 2x 3x के बराबर है? नहीं, राइट। सो एटम्स की अगर बच्चा मैं बात करूँ तो एटम्स जितने होते हैं ऑक्सीजन में और CO2 में वो सेम नहीं होते, एंड वी हैव टू चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। सो जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी दैट वुड बी स्टेटमेंट नंबर C। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना बच्चा सबको समझ आया? नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अनदर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। इसको और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड लेनी पड़ेगी तो ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन बच्चा क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कहता है एक गैशियस मिक्सचर है, ठीक है। एक इन अ गैशियस मिक्सचर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 एंड N2 इज़ 1:4, ठीक है। गैशियस मिक्सचर है जिसमें वॉल्यूम का रेशियो कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इस टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन का रेशियो कितना दे रखा है बच्चा? 1:4। कितना दे रखा है? 1:4। ये किसका रेशियो है? वॉल्यूम्स का रेशियो है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन द मिक्सचर, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस। से कम कर एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। याद रखना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन का जो रेशियो 1:4 है, और हमसे क्या पूछा है? वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन द मिक्सचर, ठीक है। सो लेट्स ओपन अ ब्लैंक स्लाइड and we're good to go. Just give me a moment and there we go. Okay, 1 second. Okay, blank slide, there we go. ठीक, अब देखो ब्लैंक स्लाइड है, अब समझने की कोशिश करते हैं इसको और बेटर तरीके से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है बेसिकली वॉल्यूम का रेशियो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, राइट। तो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो नहीं होता। मतलब मान लो कि कांस्टेंट आपका एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है, STP पे है, ठीक है। तो STP पे जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन का अगर जो मुझे रेशियो है वो 1:4 दे रखा है। और इस अगर मेरे पास, मैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर अज्यूम कर रही हूँ, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, इससे मैंने क्या पता था? V/N जो होता है वो कांस्टेंट होता है, V/N जो कांस्टेंट होता है, V/N कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये N2 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ N2 अपॉन वॉल्यूम, या फिर इसको एक काम करते हैं, या वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन नीचे आएगा तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो वो जो वॉल्यूम्स का रेशियो होता है वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है। तो ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1:4 दे रखा है। अब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कितना आ गया? 1:4। अब बच्चा मैं नंबर ऑफ मोल्स को ना और सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ क्या? व्हाट डू यू थिंक? क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स को और सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने दो। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट। ये थोड़ा सा इसको छोटा कर दो ताकि एक सिंगल स्लाइड पे ही हम एडजस्ट कर दें सब कुछ। और राइट, ये नहीं होगा ऐसे। ओके, लेट्स जस्ट रीसेट इट बैक टू द ओरिजिनल साइज। ऑल राइट, डजंट मैटर, ठीक है। ओके ओके, 1 सेकेंड, ठीक है। फिर काम करते हैं, इसको एडजस्ट कर दिया हमने पूरे में, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास जो मेरे पास क्या है, मोल्स का रेशियो कितना आ गया बच्चा? मेरे पास मोल्स का रेशियो है 1:4। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ तो लेट मी चूज़ अ डिफरेंट कलर।
नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ तो बच्चा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, लेट्स से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अगर मुझे लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, याद है कि नहीं याद है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इतना समझ आया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, गिवन मास जो एक्जैक्टली हमें निकालना है तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है, गैस हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या होता है, गिवन मास ऑफ N2 तो एक्जैक्टली हमें निकालना है, सो वेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास अगर मैं बात करती हूँ ऊपर चला जाएगा, मोलर मास कितना हो जाएगा N2 का, इट विल बी 28, इट विल बी व्हाट, इट विल बी 28, ठीक है। अब बच्चा अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है दिस इज इक्वल टू 1:4, ठीक है, 1:4 के बराबर आया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी और आप भी अगर मेरे साथ करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, आप ज़रा बताओ मुझे। तो ये हो जाएगा 4 7 28, 4 8 32, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन इज टू वेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1/4, या 7/8 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। 4 1 4, 4 2 8। तो जो वेट, द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज़ 2/7, 2:7 जो रेशियो आया उनके मासेस का बच्चा वो कितना आया, द रेशियो ऑफ देयर मासेस टर्न्ड आउट टू बी 2:7। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। इतना सबको समझ आया, शैल वी डिस्कस फर्दर। अब आगे डिस्कस करते हैं एक और सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ SO2 एंड O2, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है, उस पर आपको क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है डेंसिटीज़ ऑफ SO2 एंड O2, ठीक है। तो डेंसिटी आ रही है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे हमें PV = nRT की वो इक्वेशन याद आ रही है, याद है जो हमने लिखी थी, PM = ρRT, ठीक है, जहाँ पे हमने डेंसिटी भी इंक्लूड किया था, PM = ρRT, ठीक है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चा, PV = nRT की जो इक्वेशन है उसको मैं लिखती हूँ, जिसकी मैं मोमेंट। तो हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, PM = ρRT, राइट, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ द डेंसिटीज़, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। द क्वेश्चन सेज कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, हमें रेशियो ऑफ डेंसिटीज़ निकालना है SO2 और O2 का, ठीक है। अब देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वैसे ही इसको करने की कोशिश भी करेंगे हम, ठीक है। विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज वी कैन। रेशियो निकालना है डेंसिटी का, तो पहले इस इक्वेशन को डेंसिटी के टर्म्स में लिख लो। डेंसिटी के टर्म में लिखूँगी तो इक्वेशन जाएगी P/M डिवाइडेड बाय R × T, ठीक है। तो PM, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट, अभी देखो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता ही है, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, यानी मैं कह सकती हूँ जो डेंसिटी है बच्चा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो मुझे रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ डेंसिटीज़ ऑफ SO2 एंड O2, ठीक है, रेशियो ऑफ डेंसिटीज़ ऑफ SO2 एंड O2। तो अगर हमारे पास जो ये डेंसिटी है इसको मैं रो से रिप्रेजेंट करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ SO2 to O2 इज नथिंग बट इक्वल टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ SO2 अपॉन मास ऑफ O2, ठीक है। डेंसिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के तो मतलब जो डेंसिटी का रेशियो होगा वो बराबर होगा मास के रेशियो के। अगर SO2 का मुझे मास निकालना हो बच्चा, एंड इफ आई एम आस्क्ड टू कैलकुलेट द मास, एक सल्फर का मास कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो का हो जाएगा 16 2 32, 32 + 32 बच्चा कितना हो जाएगा, 32 + 32 मेरे पास हो जाएगा 64, ठीक है। और मास ऑफ SO2 आ गया 64। अब मुझे अगर मान लो मास निकालना है O2 का, तो O2 का मास कितना हो जाएगा, O2 का मास तो हम सबको होता है एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना हो जाएगा 16 2 32, तो मास ऑफ O2 आ गया मेरे पास 32, ठीक है। अब 32 1 32 2, सो रेशियो ऑफ डेंसिटीज़ ऑफ SO2 to O2 बच्चा कितना आ जाएगा मेरे पास 2:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, इतना सबको समझ आया। तो जो रेशियो हो जाएगा दैट इज़ नथिंग बट 2:1, इतना सबको समझ आया। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। अब आगे और डिस्कस करते हैं। अब बच्चा मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, लेट मी जस्ट नो, एक मैं एक और आपको एडिशनल क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। सो विल राइट इट टुगेदर। एक काम करते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक और नया क्वेश्चन जो मैं आपके लिए फ्रेम करती हूँ, लेट मी जस्ट डू दैट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बोलता है एट STP डेंसिटी, STP पे जो डेंसिटी होती है गैस की, STP पे डेंसिटी होती है गैस की, वो होती है 1.25 ग्राम पर लीटर, राइट। सो द गैस कुड बी, यू हैव टू आइडेंटिफाई द गैस
कुड बी, ठीक है। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ और इसी के साथ आई विल आस्क यू टू ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो। इज़ इट O2, इज़ इट N2, इज़ इट Cl2 और इज़ इट ऑप्शन नंबर D CO2, ठीक है। चलो दैट्स इट, कम ऑन आंसर दिस क्वेश्चन।